Good evening, everyone. Am I audible to you all? Sanjana, Anshu, please reply. Am I audible to you? चलो, let's start with the class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हमने बेसिक समझे थे बायोटेक्नोलॉजी के क्या होते हैं। हमने समझा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और डेली लाइफ में इसको हम कैसे यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का बेस और उसे समझेंगे। तो कैन यू टेल मी बायोटेक्नोलॉजी का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कैन एनीवन टेल मी? बायोटेक्नोलॉजी का बेस क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी का बेस है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम बायोटेक का बेस बोलते हैं। अगर हमको बायोलॉजी समझ में नहीं आई होगी तो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आज हम सेल, जीन, डीएनए और प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले। कैन यू टेल मी कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? ह्यूमन बॉडी किस चीज से बनी हुई है, किसी को पता है? आज आपके बाकी फ्रेंड्स ने क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहा है। कैन यू प्लीज आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास? सिर्फ आप ही दो क्लास में प्रेजेंट हो। हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? कैन एनीवन टेल मी? यू वुड रिप्लाई कि बोन से बनी है, ब्लड से बनी है, टिश्यूज से बनी है या फिर ऑर्गन से बनी है। इन सब से तो बनी हुई है, पर इन सब की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो यूनिट क्या होती है? उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल। So let's start studying with cells. Cells क्या होता है? Cells are the basic and the smallest unit of life. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स भी सेल से बने हुए हैं। एनिमल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब भी सेल से बने हुए हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हम ह्यूमन अपने आसपास देखते हैं वो सब भी सेल से बने हुए हैं। और इवन जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम। बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, बट उसमें भी सेल प्रेजेंट होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल प्रेजेंट होगा, भले ही एक सेल हो पर सेल होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, जो सेल है वो घर की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे बिल्डिंग हमारी जो ईंटों से बनती है ना, कोई भी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग्स की जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हुए, वो
हम उन ईंटों को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो सिमिलरली जो ह्यूमन बॉडी है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल्स। एक से एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बहुत बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और उसी से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। सेल्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल के फीचर्स क्या होते हैं? उसमें सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो उसका वैक्यूल होता है वो बड़े साइज का होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके पास ना तो सेल वॉल होती है ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। उसका वैक्यूल प्लांट सेल के वैक्यूल से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the difference between plant cell and animal cell? Can anyone tell me what is the difference between plant cell and animal cell? श्वेता, संजना, प्रिया। अभी तो बताया मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। मतलब आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे। प्लांट सेल के पास हमारी सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उसका वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है। लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है और ना ही उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होने का क्या कारण है? हम देखते आए हैं हमेशा से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्लांट खुद करता है, इसीलिए उसको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट है अपने सोर्स ऑफ फूड के लिए, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे सेल्स के। पहला पार्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल के आउटर स्ट्रक्चर या आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है किस चीज को, जो सेल के अंदर आएगा क्या सेल के बाहर आएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसको ऐसे याद करना कि कोई बिल्डिंग है या स्कूल का गेट है ना, वो गेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन, उधर से डिसाइड होता है कौन सा स्टूडेंट अंदर आ सकता है, कौन सा स्टूडेंट कॉलेज से या क्लास से बाहर जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करेगी क्या सेल के अंदर आ सकता है और क्या सेल से बाहर जा सकता है। फिर सेल का एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। बॉस ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, जो डिसाइड करता है और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस, वो पूरे स्कूल की बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है, कंट्रोल सेंटर होता है। पूरी स्कूल उसी कंट्रोल उसी ऑफिस से चलती है, प्रिंसिपल के ऑफिस से, क्योंकि वो कंट्रोल सेंटर है। सिमिलर तरीके से सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड का सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनीवन टेल मी व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यू हैव रेड ऑल दीज टॉपिक्स इन योर जूनियर क्लासेस।
So I hope you all know what is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, किसी को नहीं पता माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। जैसे घर के अंदर किचन होती है जहाँ सारा खाना बनता है, सिमिलर तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल की किचन होती है, क्योंकि वो सारा खाना, एनर्जी, हर चीज वहीं से प्रोड्यूस होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो व्हाट विल हैपन? माइटोकॉन्ड्रिया सेल से हटेगा तो सेल में क्या होगा किसी को भी नहीं पता। मुस्कान, यू डोंट नो द आंसर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से हटा देंगे तो क्या होगा? Nobody is going to judge you on your wrong answer. Please at least reply whether your answer is right or wrong, so that I can understand that you are getting the concept or you're listening to me. अगर हम सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से हटा देंगे तो क्या होगा? कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये एक सेल का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एकदम बॉटम में देखो, सेल बने हैं छोटे छोटे चार। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं आपस में। वो कंबाइन करेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है? टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है। अब ऊपर जो है वो एक सेल का स्ट्रक्चर है, जो आपको राउंड राउंड शेप दिख रही है, वो एक सेल है। उसके अंदर एक होलो सा छोटा सर्कल दिखता है, वो होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
उसके बाद ये जो फ्लोट कर रहा है हर जगह, ये एक पानी जेली जैसा सा सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, इसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है सेल के बाहर, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिमिलरली उसके बाद लाइसोसोम्स होते हैं सेल के अंदर। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। और जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोइड दिख रहा है रेड कलर का सब्सटेंस, और फिर उसके अंदर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमको, ये हमारा डीएनए होता है, इसको डीएनए कहते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ रफ कलर, रफ सा स्टेयर लाइक जैसा ये जो शेप्स बनी हुई हैं, कोम्ब लाइक शेप, इनको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बहुत ही माइन्यूट से छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये होते हैं राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा हमारे सेल के अंदर, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जो एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो स्ट्रक्चर स्क्रीन पे है, ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल को बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है। इसमें भी सिमिलर है, हर चीज सेम है इसके अंदर भी। जो डिफरेंस है वो क्या है? एक तो ये जो लाइट ब्लू कलर का बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। ये लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक दो लेयर है इसमें, अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जो ये बाहर वाली दूसरी लेयर है ये सेल वॉल है। ये प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि प्लांट सेल जो होता है ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट होता है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसमें सेल वॉल है, ताकि उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए। फिर ये जो लाइट ग्रीन कलर के जो ये लाइट ग्रीन कलर के सब्सटेंसेस हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ये एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है। नाउ वी हैव द इमेज ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी हर चीज सेम है, मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन मिसिंग, सेल वॉल मिसिंग है, बाकी हर चीज सेम है। तो ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर था, सबसे बेसिक सेल का स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बहुत फर्स्ट टाइम खोला था, ये सबसे बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। आपको उतना कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं, आप इसको समझो। बाकी जो दो मैंने दिखाए वो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे, ताकि वो इसीलिए मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हमें अब पता चल गया है सेल क्या होता है। अब सेल के फंक्शंस क्या होते हैं? सेल के फंक्शन, सेल कुछ एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, हम इतना ग्रो करें, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बॉडी बहुत इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स। हमने प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जैसे जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स देखे वो हमारे यूकारियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं, और जो मैं आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे रही थी जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो एक सिंपल सेल है बिना न्यूक्लियस के, इसको प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल और प्लांट और एनिमल सेल के, बट इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। हम सेल का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, सेल किस किस चीजों से बना है और क्या क्या सेल के अंदर होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन देख चुके, एंट्री को कंट्रोल करता है, एग्जिट को कंट्रोल करता है। हमने साइटोप्लाज्मा देखा, साइटोप्लाज्मा क्या करता है, जेली लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे सारी रिएक्शंस होती है। और न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि है हमारा डीएनए। एंड रिमेम्बर न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, उसी के ऑर्डर से हर फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। नाउ हमने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेल सबको समझ में आया, पहले मुझे ये बता दो, सेल सबको समझ में आया? हाँ या ना, सेल समझ में आया? सेल सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग सेल के अंदर मिलेगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो हमें हर लिविंग सेल के अंदर मिलेगा। डीएनए की फुल फॉर्म दोबारा से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए करता क्या है? डीएनए के पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन पास हो रही है डीएनए में। हम जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल क्यों करते हैं? व्हाई द चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स? किसी आप में से किसी की शक्ल आपकी मदर जैसी होगी, किसी की फादर जैसी होगी, उसका रीजन कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन है क्योंकि जो डीएनए है वो ट्रेट को पास करता है। हम अपने पेरेंट्स से डीएनए कैरी करते हैं, 50% अपने फादर से और 50% अपने मदर से। जो ट्रेट पास होते हैं, वो ट्रेट क्या होते हैं? जैसे कि आई कलर हो गया हमारा, हेयर का कलर हो गया, हेयर का टेक्सचर हो गया वेरी कर्ली और स्ट्रेट हेयर। देन हमारी हाइट होगी शॉर्ट मीडियम और टॉल हाइट है। फिर हमारा स्किन कलर हो गया, फिर हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर मीडियम और ना। डीएनए को ऐसे समझोगे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है बॉडी की। डीएनए क्या है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारी बॉडी। डीएनए को एक रेसिपी बुक की तरह समझो, वो रेसिपी बुक है जिसके इंस्ट्रक्शन हमारी बॉडी फॉलो करती है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब हम लोग। आई होप सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। ये जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम डीएनए बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर जैसा दिखता है। लैडर तो सबने देखी है, चढ़ने वाली स्टेप्स होते हैं और साइड में दो रेल होती है। उस रेल को ट्विस्ट कर दो तो ये डीएनए की शेप बन जाएगी।
ट्विस्टेड लैडर जैसी। इस शेप को बोलते हैं डबल हेलिक्स। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं डबल हेलिक्स। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डीएनए का ये स्ट्रक्चर दिया था। उनका नाम था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो साइंटिस्ट ने मिलके हमें डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वो ट्विस्टेड लैडर जैसा दिखता है। उसके बाद आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो ये डार्क ब्लू या ग्रे कलर की रेन दिख रही है आपको, स्ट्रैंड दिख रही है, इनको बोलते हैं शुगर फोस्फेट, और ये बैकबोन कहलाती है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट की ये बनी हुई होती है, ये जो डार्क ब्लू कलर की रेन हम देख पा रहे हैं। उसके बाद ये आपको मजेंटा, ऑरेंज, ग्रीन एंड नियॉन कलर के बेस पेयर दिख रहे हैं इनमें, ए टी टी, ए जी, सी सी जी, ये सब बेस पेयरिंग हो रखी है। तो इधर A stands for adenine, T stands for thymine, C stands for cytosine and G stands for guanine। ये चारों होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। जो ये अंदर जो बेस पेयरिंग कर रखे हैं इनको नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। ये चार ही तरह के होते हैं और इनका रूल होता है, जो ए है वो हमेशा टी के साथ बेस पेयरिंग करेगा और सी है वो हमेशा जी के साथ बेस पेयरिंग करेगा। ये आपस में बेस पेयरिंग करेंगे या कोई लेटर मिसिंग होगा तो डिजीज, जेनेटिक डिजीज कॉज हो जाएगी। सबको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है? टेल मी यस और नो। डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? चल आई प्रोसीड फर्दर। डीएनए टॉपिक सबको समझ में आ गया? ओके देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमें डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, हमने डीएनए के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जीन की। जीन क्या होता है? जीन जो होता है वो स्मॉल सेगमेंट होता है ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, उसको हम जीन बोलते हैं। ऐसे समझो, डीएनए अगर पूरी किताब है ना, तो जीन उसका एक चैप्टर है। अगर डीएनए पूरी बुक है तो जीन उसका सिर्फ एक चैप्टर है, यानी कि सिर्फ एक सेगमेंट है डीएनए का जीन। जीन हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल योर हेयर टाइप, योर हाइट, योर आई कलर, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये सब डिटरमाइन हम करते हैं जीन की हेल्प से। अगर आपके जीन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका जीन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव नोटिस्ड और सीन अराउंड योर सेल्फ कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको कुछ डिजीजेस ना अपने पेरेंट्स से मिलती है। कुछ बच्चे होते हैं उनको अपनी कुछ डिजीजेस अपने पेरेंट्स से मिलती है। वो जीन की तरह, वो जीन से होती है, जीन की वजह से वो बच्चों में आती है, पेरेंट्स में होती है। बच्चे में भी वही गाना, जीन चला गया डिसऑर्डर वाला, तो वो डिसऑर्डर अब बच्चे को भी होगी, वो डिजीज बच्चे को भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डायबिटीज पढ़ी है, टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज होती है नॉर्मली एक सर्टेन एज के बाद हो जाती है, किसी को भी हो जाती है।
जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो ये आपको आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में होती है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है वो आप अपने पेरेंट्स से कैरी करते हो। वो डेंजरस होती है, वो डेडली होती है, और ये इनक्योरेबल डिजीजेस होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जीन्स से कैरी हुआ है अपने पेरेंट्स से, हेरिडिटी हुआ है ये सब आपको। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है वो आप अपनी लाइफ को जीते वक्त उस डिजीज को आप अपनी बॉडी में ग्रो करते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद करती है। जीन्स समझ में आया, जीन्स क्या होता है? ओके, हमने जैसे कि डीएनए दिख रहा है हमको, इसके ये दो सेगमेंट में, हम इसको 3 सेगमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। पार्ट 1 जो हमें हाफ ऊपर दिख रहा है, पार्ट 2 जो सेंटर में कंप्लीट दिख रहा है, पार्ट 3 जो नीचे दिख रहा है। तो मान लो मैंने जो पार्ट 1 है ना उसको अलग कर दिया, तो वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, उसको हम जीन बोलते हैं। समझ में आया? इसमें से एक छोटे से हिस्से को, इस डीएनए के किसी भी छोटे से हिस्से को हम जीन बोलते हैं। एम आई क्लियर? स्ट्रक्चर से जीन समझ में आया क्या होता है? जीन उस डीएनए के किसी भी छोटे से हिस्से को हम जीन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। जो हमारे जीन है ना वो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोटीन बनाने का। जीन contains instructions to make protein। हमारे जीन्स इंस्ट्रक्शन देंगे हमारी बॉडी को कि अब प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन की ही मदद से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, जैसे कि मसल्स बनती है हमारी बॉडी में, हेयर ग्रो होता है, एंजाइम्स ग्रो होते हैं, उनकी एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है, हार्मोन फंक्शन कर पाते हैं, और हमारा सेल फंक्शन कर पाता है। तो ये एक फ्लो बन गया है कि जो डीएनए है उसका, वो क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। उस फिर वो जीन स्पेसिफिक ट्रेट कैरी करता है कि आई का कलर, हेयर का टेक्सचर, स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, वो डिसाइड करेगा। वो जीन्स फिर इंस्ट्रक्शन देता है हमारी बॉडी को कि प्रोटीन बनाओ, तब वो प्रोटीन बनाता है। पर इन प्रोटीन की जरूरत क्या होती है? इनकी जरूरत होती है मसल बनाने में, हमारी बॉडी की हर चीज फंक्शनिंग में, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Gene gives the instruction and protein is the final result. Am I clear? जीन का प्रोटीन का तालमेल समझ में आया सबको? Am I clear with protein and gene? Okay. Then now let's proceed further.
अब हम बात करेंगे बेसिक जेनेटिक कॉन्सेप्ट की। जेनेटिक जेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी को पढ़ना। हिस्ट्री क्या थी आपकी फैमिली की, आपके एंसेस्टर्स की, वो हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी को पढ़ना, हेरिडिटी को पढ़ना उसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक्स। हेरिडिटी यानी जो हम ट्रेट कैरी करते हैं, पासिंग ट्रेट अपने पेरेंट्स से, उन सारे ट्रेट की स्टडी करना उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर के बाल जो है वो कर्ली है, तो 50% चांसेस है कि जो चाइल्ड होगा उसके बाल भी कर्ली है। या फिर अगर आपके फादर की हाइट टॉल है, तो देयर आर चांसेस 50% दैट आपकी भी हाइट टॉल होगी। आप भी अपने फादर से हाइट वाला ट्रेट इनहेरिट करेंगे। उसके बाद आते हैं क्रोमोसोम। जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 chromosomes come from mother and 23 comes from father. I'm showing you the structure of chromosomes. ये जो आपको एक्स जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती है, जो ऊपर वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं। एक लॉन्ग आर्म प्रेजेंट होती है, जो नीचे वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं। ऊपर ये लाइट ब्लू कलर के दोनों आर्म से हम देख पा रहे हैं, लाइट ब्लू कलर के जो हेड्स है, इन हेड्स को हम बोलते हैं टेलोमेर। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं टेलोमेर। तो जो ऑरेंज कलर का पार्ट हम सेंटर में देख पा रहे हैं, तो सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और जो ये अंदर जो आपको ये घूमे घूमे के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिड। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम है कंप्लीट, और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होगा। समझ में आया? समझ में आया? क्रोमोसोम टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स हम अपनी मदर से कैरी करते हैं, और 23 अपने फादर से कैरी करते हैं। बट अब इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि देखो, भाई बहन होते हैं, उनके पेरेंट्स तो सेम होते हैं, लेकिन जो वो भाई बहन है वो डिफरेंट क्यों दिखते हैं? सिमिलैरिटीज होती है उनमें, बट फिर भी वो डिफरेंट होते हैं। दोनों की अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है, अपने फीचर्स होते हैं, अपनी खुद की हाइट होती है। ऐसा ही होता है ना, यंगर सिबलिंग इज टॉलर देन द ओल्डर वन। और आपके बाल स्ट्रेट हैं, आपके सिबलिंग के बाल बहुत ही कर्ली है। तो ये वाला डिफरेंस क्यों आता है? पेरेंट्स तो हमारे सेम है, पर फिर भी हम अलग क्यों हैं अपने भाई बहन से? सोचो थोड़ा। चलो आई टेल यू, इसका रीजन है क्योंकि जो आपके जीन्स है वो डिफरेंटली कंबाइन करते हैं। आपका जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, आपका अलग है, आपके सिबलिंग का अलग है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ठीक है पेरेंट्स तो सेम है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जीन्स में एकदम सेम कंबाइन है। उसमें सेम भी कंबाइन तो ट्विंस के भी नहीं होता है। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है उनके भी पर्सनालिटीज है, हर चीज एकदम अलग होती है, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है।
ये सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सिमिलैरिटी होती है, बट कुछ परसेंट डिफरेंस उनमें भी प्रेजेंट होता है। ये सब जीन कंबाइन करके डिफरेंटली हर ऑर्गेनिज्म में इसीलिए होता है। समझ में आया क्यों अलग दिखते हैं आप लोग अपने भाई बहनों से? आपकी अपनी खुद की एक पर्सनालिटी क्यों है? एम आई क्लियर? चलो लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ डीएनए। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए है तो बायोटेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो डीएनए के साथ काम करते हैं। कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जीन में कुछ चेंजेस और कुछ मॉडिफिकेशन करना, या फिर डिजीज को टेस्ट करना होता है तो भी हम डीएनए की मदद से कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जैसे कहीं कहीं कोई क्राइम स्पॉट होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो किसी भी स्ट्रेंजर को इस एरिया जोन में आने से मना करती है, और खुद भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैंड ग्लव्स को पहनकर इस एरिया में एंटर करती है, ताकि जो क्रिमिनल है, जो भी अक्यूज्ड पर्सन है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाए या उसका कोई भी डीएनए का सोर्स मिल जाए। तो उधर से हम क्राइम स्पॉट से फिंगरप्रिंट्स का एनालाइज करके हमारे लिए इजी होगा कि क्रिमिनल या अक्यूज पर्सन तक पहुंचना। तो इधर डीएनए बहुत काम आता है। अगर आपको कोई डिजीज टेस्ट करनी है कि आपकी बॉडी में है, तो हम आपके डीएनए को एनालाइज करके, उसके डेटा को एनालाइज करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको फ्यूचर में किस डिजीज की प्रॉब्लम, किस डिजीज के होने के चांसेस हैं, या अभी आपको कौन सी डिजीज है, ये हम डीएनए की मदद से पता लगा सकते हैं। और वैक्सीन को भी हम डेवलप कर सकते हैं। ये सब कुछ एप्लीकेशन थी। अगर हमारे पास डीएनए की नॉलेज नहीं होगी तो हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी को इम्पॉसिबल है समझना। फॉर एग्जाम्पल जो साइंटिस्ट है वो हमारी क्रॉप को मॉडिफाई, हमारे मॉडिफाई करते हैं जीन्स को, ताकि कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप बना सके। समझ में आया? तो ऑलवेज रिमेम्बर कि डीएनए के बिना लाइफ का एग्जिस्ट होना इज नॉट पॉसिबल। डीएनए बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, क्योंकि इधर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये सब हम एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके हैं कि आप अपनी फैमिली से रिजेंबल क्यों करते हो जीन्स की वजह से, अपने सिबलिंग से डिफरेंस क्यों दिखते हो, बिकॉज देयर, क्योंकि आपका और उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है तो अलग है। उसके बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है हमारी, हमारे डीएनए के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो कितनी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है और वही इंस्ट्रक्शन देता है कि कितना ग्रो कर, कितनी हाइट होनी चाहिए और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए बॉडी में। और नेक्स्ट इज मेडिकल टेस्ट जो बेस्ड होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे जो बेस्ड होते हैं। तो दीज वर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। अभी तक यहाँ तक टॉपिक सबको समझ में आया? क्या एक बार फिर से बताऊं? क्या दोबारा से बताऊं? कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? श्वेता, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा टॉपिक समझ में आया? भाई बहन जैसे क्यों दिखते हैं? ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं 50%, 50-50 दोनों पेरेंट्स से कैरी करते हैं, और हमारा भाई बहन भी उन्हीं पेरेंट्स से कैरी करता है। लेकिन फिर भी हम
अलग हैं अपने भाई बहन में से। क्यों अलग है? क्योंकि जो जीन्स हैं वो कंबाइन करते हैं डिफरेंटली। जैसे मेरे बॉडी के जीन्स में कहा कि मेरा आई कलर ब्राउन होगा, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसका आई कलर है ब्लैक। तो हम दोनों के जीन्स की वजह से हमारे आई कलर डिफरेंट है। मेरा हेयर, मेरे बाल है वो स्ट्रेट है, मेरी सिस्टर के बाल जो है वो वेवी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। मेरे जीन्स ने ऐसे कंबाइन किया और ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरे बाल स्ट्रेट हो, लेकिन मेरी बहन के जीन्स ने ऐसे कंबाइन किया कि उसके इंस्ट्रक्शन मिली उसके बाल वेवी है। अब समझ में आया श्वेता? क्योंकि हमारे जो जीन्स है वो डिफरेंटली कंबाइन करते हैं। एम आई क्लियर श्वेता? ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? किसी को और कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सेल्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा प्रोटीन क्या होते हैं, फिर हमने जेनेटिक्स को समझा थोड़ा सा, फिर हमने थोड़ा सा देखा कि डीएनए का रोल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है। तो ये सब जो था ये फाउंडेशन था बायोटेक्नोलॉजी का जो हमने आज की क्लास में कवर किया है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट cells make our body, DNA stores the information, genes control the trait, and all these are essential for biotechnology. ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके कल के लेक्चर के असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट है आपके पास? आपको क्या असाइनमेंट करनी है? डू यू हैव द स्क्रीनशॉट? कल के असाइनमेंट के टॉपिक का स्क्रीनशॉट है आपके पास? या मैं उसे दोबारा से शेयर करूँ? ठीक है। तो आपने अपने, आई होप आप लोगों ने अपने असाइनमेंट लिख ली होगी। आप इसको लिख लीजिए 150 वर्ड अप्रोक्सीमेटली, और इसे लिख के अभी रख लीजिए। आपको जब सबमिट करनी होगी आपको बता दिया जाएगा। तो आई एम शेयरिंग टुडेज असाइनमेंट विद यू ऑल। आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। असाइनमेंट है डीएनए को एक्सप्लेन करना है सिंपल टर्म। डीएनए को एक्सप्लेन करना है सिंपल टर्म। तो आप अपनी असाइनमेंट में पहले बता देंगे सेल के बारे में, उसके बाद बताएंगे सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए। सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको बताएंगे न्यूक्लियस क्या होता है। फिर बताएंगे इसके अंदर होता है हमारा डीएनए। फिर आप डीएनए के बारे में, किसने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या जो उसकी फोस्फेट, शुगर फॉस्फेट की उसकी बैकबोन बनी होती है, एडेनिन, थ्रेओनीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये चार नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो आपस में बेस बेस पेयरिंग करते हैं। ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और सी हमेशा जी के साथ पेयर करेगा। ये सब चीजें आप डीएनए के बारे में बताएंगे। डीएनए क्या करता है, डीएनए जरूरी क्यों होता है, फिर बताएंगे डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में फंक्शन करता है जाके, कि बाल ऐसे होने चाहिए, मसल्स को बिल्ड करता है और एक्सेट्रा, एंजाइम एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया सर? यू टुक द स्क्रीनशॉट और मैं रूम शेयर पर। अंशु, अंशु एंड कोमल, सॉरी कोमल।
मैं आपको दोबारा से फर्स्ट क्लास के असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपने सेकंड वाले असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? एक्सप्लेन डीएनए इन सिंपल टर्म, कोमल एंड अंशु। चलो मैं एक बार फिर से फर्स्ट असाइनमेंट को शेयर कर रही हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपकी फर्स्ट असाइनमेंट, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये मैंने बेटा पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया था, इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है वो सब बताना है उसको। सेकंड क्लास आज की, अंशु ये जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आज की सेकंड क्लास की, फर्स्ट क्लास हमने कल करी थी। तो सबने ले लिया फर्स्ट असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उस रिकॉर्डिंग से देख के समझ सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैंने मंडे को फर्स्ट क्लास कर ली है, काफी बच्चे प्रेजेंट थे। मुस्कान, आप थे ना कल की क्लास में? हाँ, तो हमने कल इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था, बहुत बेसिक सा टॉपिक था, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपने मिस कर दिया था, आपको समझ नहीं आता। आज का जो फाउंडेशन था, अब मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगी तो आपको ये वर्ड्स रिमेम्बर रहेंगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ये होता है। तो इट्स ओके अगर आपकी फर्स्ट क्लास में से होगी तो उसमें आपको आपके ऐप पर मिल जाएगा शायद रिकॉर्डिंग, वरना आप सर से कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। और प्लीज मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया करो, जो मैं पूछूं आपसे। आप सही जवाब तो गलत जवाब दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एटलीस्ट पता चलता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बस। और कोई मतलब नहीं क्वेश्चंस पूछने। ठीक है, या आपको थोड़ा बहुत जैसा भी समझ में आए, जो भी समझ में आए आप जवाब दे दो। कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई जज भी नहीं करेगा कि आपको इतना नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कल से सब लोग रेगुलर रहना, कल से मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल से मेन क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेन टॉपिक्स होंगे, वो मिस हुआ तो आपका लिंक टूट जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, बी रेगुलर, 5 PM पे आपकी क्लास होती है, वो कल होगी। ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।